स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इससे पहले हमने नागरिक शास्त्र में 3 अध्याय, इतिहास में अध्याय और ज्योग्राफी जो आपका भूगोल है उसके भी कई अध्याय देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा और समझना होगा। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी आसिमता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी होगी, परंतु क्या सभी समाज लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया रखते हैं? इस पाठ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं पर और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच में काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो चलिए देखते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के एक दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह में से एक भाग है। सामोआन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वह बड़े बच्चे और वयस्क से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे जैसे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वह अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करने जाती थी, डलियां चुनने जाती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अभी हमने किसका देखा था? सामोआ द्वीप के बच्चों को बड़ा होना देखा था। अब हम देखेंगे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले और स्कूल जाने से वर्णन लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में ही खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ की संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे और सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने और कर्तव्यों का आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा
समूह में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। ऊपर के दो उदाहरण पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों की बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करेंगे कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने के लिए बहुत ही आनंददायक होते हैं। फिर लड़कियों को गुड़ियों और लड़कों को कारें क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों की ये बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो अंतर प्राय प्रतिदिन ही की छोटी छोटी बातों पर बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगी, लड़कियों की धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों का रौब से। यह सब बच्चों को ये बताने के तरीके होते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब एक कहानी है, इसको देखते हैं। मेरी माँ काम नहीं करती। बच्ची कह रही है माँ से, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस की एक दिन छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमित की माँ हमेशा ऐसे समय में हमारे साथ जाती है क्योंकि कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर के सारे काम करती है। हाँ, पर वह काम तो नहीं है, ये तो बस घर का काम है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछना कि वह खुद क्या सोचती है। श्री सिंह के घर पर। हर्षरन, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। वो हंस रहा है, हा हा। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती। बच्चा कह रहा है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हैं? मैं क्या जानूँ, याद नहीं है। मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, बाप कह रहा है, ये तो स्कूल की बस की आवाज़ है। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी। और हरमित को कहो कि वे पंप्स का स्विच ऑन करे। अरे, यह भी उसके बारे में भूल जाओ। लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा? मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद के खा लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम को 6 बजे, डिंग डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान आया हो। तुम क्या सोचते हो, सुबह तुमने घर को जैसे हालत में छोड़ा था वह वैसे ही हालत में दिन भर रहेगा? हरबित, कमबख्त, चाय की पत्तियाँ कहाँ पर रखी है? ही, क्या अभी भी सोचते हो कि मैं कामकाज नहीं करती? और अभी तो उन्हें यह याद दिलाऊं कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिन्हें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्वों को समान नहीं समझता है। पुरुष और स्त्रियां की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में क्या असमानता कैसे है।
घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती है। वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री पर होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमारों का। फिर भी जैसा कि हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वह स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वाला जीवन। जो घर पर जो काम करते हैं उनके जीवन के बारे में देखते हैं। उपयुक्त यानी में केवल हरमीत की माँ जो घर का काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में, नगरों में लोगों के घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वह बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन में सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिला भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई की काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था और नाश्ते में मैं एक प्याला चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेमसा से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत से शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर पानी लाना जाना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना और वजन उठाने के कामों में झुकने और उठने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे खाना पकाना आदि, लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता था। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता था, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा कार्य करते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों में एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते। वह यह है कि इन कामों में लगने वाला लंबा समय वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं जो 1998-99 के हैं। क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? हरियाणा, तमिलनाडु में स्त्रियों के वेतन जो प्रति सप्ताह का वेतन दिया गया है घंटे के हिसाब से, आपको पूरा भरना है। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को महत्व देना एक व्यक्ति और परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के कामों का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है,
स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों को स्कूल जाने पर पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाओं घर के बाहर के काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन की आंगनवाड़ियां और बाल बावड़ियां खोली गई हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होती है। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो जाता है। मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे दिख रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया है, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम को दोहरा बोझ के रूप में जाना जाता है। इस पोस्टर में बंगाल की महिलाओं की ओर से समूह में बनाया गया है। और क्या इस आधार पर बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? इसको देखकर आपको कोई नारा तैयार कर सकते हैं, आपको बनाना है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य है या असत्य है, और अपने उत्तर में समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। पहला है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। यह कथन सही है, क्योंकि जिन परिवारों के लोग अशिक्षित या रूढ़िवादी परंपरा के हैं वहाँ लड़के और लड़कियों के बारे में एक जैसा नहीं सोचा जाता। अगला है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। यह कथन असत्य है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों दोनों ही जगह लड़कियों और लड़कियों में परिवेश में भेदभाव किया जाता है। भेदभाव करने के अनुपात में सिर्फ थोड़ा अंतर होता है। अगला है, वह महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। यह कथन असत्य है, क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वह घर का सारा काम करती हैं, बच्चों का पालना, खाना बनाना, घर की देखभाल करना आदि। अगला है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि जो महिलाएं घर का सारा काम करती हैं उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती, न ही उसे पैसे वाले कामों के बराबर समझा जाता है। इसलिए महिलाओं के कामों को पुरुष के कामों की तुलना में कम समझा जाता है। अगला प्रश्न है, घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर का काम शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है, वह घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने और शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं, और अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात पर एक उदाहरण देके समझाइए। काम का उद्देश्य होना, अदृश्य होना। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे घर का देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, ये काम अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। शारीरिक रूप से थकाने वाले काम, कपड़े और बर्तन धोना, घर की सफाई आदि करना, खाना बनाना आदि। और समय खप जाना, इस बात से तात्पर्य यह है कि घर में इतने सारे काम होते हुए भी पूरा दिन उन्हीं कामों में को करने में एक गृहिणी का दिन व्यतीत हो जाता है और इन कामों की कोई गिनती भी नहीं होती। आप अपने घर के अन्य महिलाओं के काम इसमें लिख सकते हैं उदाहरण के साथ। अगला प्रश्न है, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। दोनों ही सूचियों में क्या अंतर है, तो सोचिए और बताइए ऐसा क्यों है। सोचिए कि इसका कुछ संबंध इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभानी है। आप अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। एक उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि लड़कों को कार और बैट बॉल दे दिया जाता है और लड़कियों को किचन सेट या फिर गुड़िया दी जाती है। इससे भविष्य में चलकर उनको ये पता चल सके कि उनको वयस्क होने पर क्या भूमिका निभानी है। अब अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। अगला है, अगर आपके घर में आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है और वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे काम करती है और कितना कमा लेती है। इन सारे विवरणों को
शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। ये आपको स्वयं करना है और आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी प्रकार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।